नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार सभी साथियों का नौहर पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा को लेकर, और उस विषय का नाम है इंग्लिश। इंग्लिश एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सेंट्रल गवर्नमेंट व स्टेट गवर्नमेंट की सभी वैकेंसीज में इंग्लिश का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सभी भर्तीज में सभी वैकेंसीज में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने सिलेबस लेके आया हूं, ताकि जो बच्चे, जो साथी मेरे साथ लगातार इंग्लिश पढ़ेंगे उनके मन में बिल्कुल भी संदेह ना रहे कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ने, और इंग्लिश में क्या क्या हमसे पूछा जाता है, यानी कौन से टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंग्लिश के सिलेबस पे चर्चा कर रहा हूं, और आपका वक्त बहुत ज़्यादा खराब ना हो इसलिए मैंने सिलेबस को नोट डाउन पहले ही किया हुआ है। बस केवल आपको बताना है कि कौन सा पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए इंग्लिश के सिलेबस की चर्चा करने का प्रयास करते हैं। देखो, इंग्लिश की अगर बात करें ना दोस्तों, तो इंग्लिश को 3 पोर्शन में बांटा जाता है। कितने पोर्शन में? 3 पोर्शन में इंग्लिश को बांटा जाता है। इंग्लिश का जो पहला पोर्शन रहता है वो ग्रामर पोर्शन रहता है, ग्रामेटिकल पोर्शन रहता है। कौन सा? ग्रामेटिकल पोर्शन रहता है। 1 मिनट का समय दीजिएगा भाई। पहला पोर्शन कौन सा रहता है? ग्रामेटिकल पोर्शन रहता है। इसको देखें, है ना। ग्रामेटिकल मतलब ग्रामर का पोर्शन रहता है। ठीक है, ग्रामर में आपको बताने की आवश्यकता नहीं। ग्रामर में कई सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव्स है, एडवर्ब है ना। इसके अलावा प्रीपोजिशंस हैं, इंटरजंक्शन है, पार्ट ऑफ स्पीच सबसे पहले 8 हम पढ़ेंगे। उसके बाद टेंस हम पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी पढ़ेंगे। अगर आप साथियों की डिमांड रही तो हम टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग को भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सारे ग्रामेटिकल जो टॉपिक हैं, ग्रामर के सारे टॉपिक हैं, हम पढ़ लेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा सर जो इंग्लिश ग्रामर है वो कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। तो सर इंग्लिश ग्रामर अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, तो इंग्लिश ग्रामर आपके काम आने वाला है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका विषय इंग्लिश है और आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सेकंड ग्रेड की इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, महिला परीक्षक की तैयारी आप कर रहे हैं, राजस्थान की लगभग सभी परीक्षाओं में इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है। इसलिए मैंने शॉर्ट में एक साथ लिख दिया कि चाहे कोई भी भर्ती परीक्षा हो, सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं में ग्रामर पूछी जाती है। इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी हम इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे वो आप सारे बिना झिझक निसंदेह सारे पढ़ सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट व स्टेट गवर्नमेंट की सभी वैकेंसीज में आपके इंग्लिश काम आने वाली है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवेज को छोड़ दीजिए, रेलवेज में इंग्लिश नहीं आती, और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक एसएससी जीडी में वैकल्पिक आता है हिंदी इंग्लिश, जीडी को छोड़ दीजिए, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को छोड़ दीजिए, है ना। इनको छोड़कर सभी भर्ती परीक्षाएं जो होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनमें इंग्लिश आता है। भले आप एयरफोर्स की बात कर लीजिए, एनडीए की बात कर लीजिए, नेवी की बात कर लीजिए, एसएससी सीजीएल्स की बात कर लीजिए, एसएससी सीएचएसएल की बात कर लीजिए, एसएसएमटीएस की बात कर लीजिए, सभी में इंग्लिश ग्रामर आता है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना। ग्रामर और इंग्लिश। चलिए, दूसरा पोर्शन रहता है वोकैब का। वोकैब में क्या होता है सर? वोकैब में सर होते हैं सिनोनिम्स, है ना। सिनोनिम्स होता है, एंटोनिम्स होता है। हिंदी में अगर हिंदी भाषी लोगों के लिए बताना चाहूं तो इन्हें हम हिंदी में समानार्थी शब्द और विलोम शब्द कहते हैं, है ना। समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, ये हम पढ़ेंगे। वन वर्ड आपको पता है, आपको एक शब्द दिया जाएगा, यानी एक पूरा एक सेंटेंस दिया जाएगा, और सेंटेंस के लिए आपको एक क्या करना है, शब्द का चुनाव करना है ना। जैसे मैंने उदाहरण के लिए बोला है, प्लेस वेयर वी गो फॉर स्टडी, एक ऐसा स्थान जहां हम पढ़ने के लिए जाते हैं। ए प्लेस वेयर वी गो फॉर स्टडी, एक ऐसा स्थान जहां हम पढ़ने के लिए जाते हैं, तो हो गया स्कूल, है ना। इसे वन वर्ड कहा जाता है। पढ़ेंगे, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, हिंदी में इसे एकाकी शब्द या एक शब्द ऐसा करके कुछ बोला जाता है। ठीक है, वन वर्ड के बाद ईडियम फ्रेजेस, लोकोक्ति मुहावरे, है ना। लोकोक्ति मुहावरे आपने हिंदी में पढ़ा ही होगा। आमतौर पर जैसे आग में घी डालना, ठीक है, ऐड इंग्लिश में ऐड फ्यूल टू फायर,
आग में घी डालना, ऐड फ्यूल टू फायर। लोकोक्ति मुहावरे आपने हिंदी में पढ़े होंगे, उसी तरीके के लोकोक्ति मुहावरे इंग्लिश में पूछे जाते हैं, इडियम फ्रेजेस इन्हें कहा जाता है। ठीक है, पहला ग्रामेटिकल पोर्शन हुआ, दूसरा वोकैबुलरीज का पोर्शन हुआ। वोकैबुलरीज में सिनोनिम्स हुआ, एंटोनिम्स हुआ, वन वर्ड्स हुए, इडियम फ्रेजेस हुए। ये कहां कहां काम आते हैं सर? राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं ये, और सेंट्रल गवर्नमेंट की एसएससी बैंकिंग के जो सभी एग्जाम्स हैं उनमें प्रश्न पूछे जाते हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों पोर्शन, ग्रामर पोर्शन और वोकैबुलरीज का जो पोर्शन है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है ना, एक जैसा ही इंपॉर्टेंट है स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज के लिए, यानी राजस्थान की भर्तियों के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज के लिए। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो अगले पोर्शन में है। वो कौन सा पोर्शन है भाई? वो पोर्शन है कंप्रेहेंसिव पोर्शन। कंप्रेहेंसिव पोर्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे भाई? कंप्रेहेंसिव पोर्शन में सबसे पहला जो चीज आती है वो आता है पैसेज, है ना। आप इसे पैराग्राफ कह लीजिए, आप पैसेज कह लीजिए। देखिए, पैराग्राफ और पैसेज है वो सभी भर्तियों में आता है। ग्राम सेवक में पैसेज आता है, पटवारी में पैसेज आता है, रीट में भी पैसेज आता है जिनके पास इंग्लिश रही है। तो पैसेज सभी भर्तियों में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के सभी भर्तियों में पैसेज पूछा जाता है, तो पैसेज एक कॉमन रहा। एसएससी और बैंकिंग में भी पैसेज आता है, तो स्टेट व सेंटर दोनों के लिए पैसेज जो है वो कॉमन रहा, दोनों भर्तियों में पूछा जाता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा ऑल। सभी भर्तियों के लिए, सेंटर व स्टेट के लिए पैसेज पढ़ सकते हैं, किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब थोड़ा सा इन दो टॉपिक्स को ध्यान में रखना है आपको ना, थोड़ा सा इन टॉपिक्स को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखोगे? देखो, ये जो क्लोज टेस्ट आपको दिख रहा है और ये जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट दिख रहा है, क्लोज टेस्ट तो होता क्या है, जैसे आपको एक पैराग्राफ ही दिया जाता है, पैसेज ही दिया जाता है, और बीच बीच में आपको ब्लैंक दिए जाते हैं, वो ब्लैंक फिलअप करने होते हैं आपको ना। कभी कभी ग्रामेटिकल बेस होता है, कभी कभी वोकैबुलरी बेस्ड भी पैसेज होता है। ठीक है, वो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है किस तरीके का पैसेज एग्जाम में डालना है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट या जंबल सेंटेंस क्या होता है? आपको इस तरीके से सेंटेंस दिए जाएंगे, है ना, 1 2 3 4 अलग अलग पोर्शन, अलग अलग तरीका होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछने का। बैंकिंग का तरीका अलग है, एसएससी का तरीका अलग है, लेकिन कुल मिला के बात एक ही होती है। आपको कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे 4-5, उनका क्रम गलत होगा, सीक्वेंस उनका गलत होगा, आपको प्रॉपर सीक्वेंस में डालने होते हैं उन्हें। 1 नंबर पे कौन सा आना चाहिए, 2 नंबर पे कौन सा आना चाहिए, 3 नंबर पे कौन सा आना चाहिए, 4 नंबर पे कौन सा आना चाहिए। मतलब अगर आप अल्टीमेटली बात करें, ओवरऑल बात करें, तो पैसेज की ही दूसरी फॉर्म्स होती हैं, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ध्यान रखना, जो क्लोज टेस्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट के पेपर्स में नहीं पूछा, एग्जामिनेशंस में नहीं पूछा जाता, खासतौर पे एसएससी में पूछा जाता है और बैंकिंग में पूछा जाता है, बैंक में पूछा जाता है। और जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है या जंबल सेंटेंस भी कहा जाता है, ये भी एसएससी और बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज हैं उनमें ये टॉपिक भी नहीं पूछा जाता। ठीक है ना, यानी कुल मिला के अगर मैं कहूं आपसे तो ग्रामर और वोकैबुलरी, है ना। ग्रामर सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, राजस्थान स्टेट वाले भी पढ़ सकते हैं, और कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट वाले भी पढ़ सकते हैं। वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम फ्रेजेस राजस्थान वाले भी पढ़ सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉमन है ना। अगर आप बात करें पैसेज या पैराग्राफ तो सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन है। हाँ, क्लोज टेस्ट एसएससी बैंक वालों को ही पढ़ना है, स्टेट वालों को नहीं पढ़ना। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट या जंबल सेंटेंस भी एसएससी बैंक को ही पढ़ना है, स्टेट वालों को नहीं पढ़ना, है ना। अगर स्टेट के किसी एग्जाम में सिलेबस में कोई बदलाव होता है, क्लोज टेस्ट या सेंटेंस रीअरेंजमेंट जोड़ा जाता है, तो आपको निश्चित तौर पे सूचना दे दी जाएगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप कहेंगे सर कहाँ पढ़ना है, ये दोनों अलग अलग पोर्शन कहाँ मिलेंगे? देखो, अगर आप इस क्लास की बात करें, जो मैं इस क्लास की बात कर रहा हूं, जो हमने डिस्कस किया अभी, इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? इस क्लास में 2 चीजें पढ़ेंगे हम, है ना। ये जो क्लास आपको दिख रही है अभी जो आप पढ़ रहे हैं, इस क्लास में 2 चीजें हम बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे ग्रामर पे। किस पे? ग्रामर। और ग्रामर पढ़ना इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप ग्रामेटिकल एरर ढूंढना चाहते हैं, अगर आपको ग्रामर की गलतियों का चुनाव करना है, आप चाहते हैं कि आपके ग्रामेटिकल पोर्शन में कोई गलती ना हो, तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा आपको अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको ग्रामर के साथ साथ इस क्लास में क्या करवा दी जाए? प्रैक्टिस भी करवा दी जाए। क्या करवा दी जाए? प्रैक्टिस भी करवा दी जाए। तो इस क्लास में हम ग्रामर पढ़ेंगे प्लस प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। एरर डिटेक्शन भी देखेंगे। जैसे जैसे टॉपिक होता है, प्रत्येक टॉपिक को खत्म होने के बाद एरर ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। आप और मैं मिलकर एरर ढूंढने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब रही बात किसकी? जो दूसरा पोर्शन है आपके सामने जो लिखा हुआ था, वोकैबुलरी पोर्शन, ये सर कहाँ होगा? इसके अलावा तीसरा जो पोर्शन हमने लिखा था अभी,
कौन सा पोर्शन? कंप्रिहेंसिव पोर्शन। ये सर कहाँ होगा? तो आपने अगर हमारे चैनल को देखा है और आपने विजिट किया है क्लासेस को, तो आप देख पा रहे होंगे कि पिछले 2 दिन से एक क्लास लग रही है ना, आपको एक क्लास मिल रही है 2 दिन से, सर करवा रहे हैं आपको। वहाँ मेरे ख्याल से सिनोनिम एंटोनिम्स ही आपको करवा रहे हैं, है ना, रूट वर्ड से आप वोकेबलरी याद कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, जो सर आपको क्लास में करवा रहे हैं वो सर आपको सिनोनिम्स करवाएंगे, एंटोनिम करवाएंगे, वन वर्ड करवाएंगे, और पैराग्राफ, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट की प्रैक्टिस भी वही सर आपको करवाने वाले हैं, ठीक है ना। जो दूसरा व तीसरा पोर्शन है वोकेबलरी का पोर्शन, पैराग्राफ, क्लोज टेस्ट और जंबल सेंटेंस, ये आपकी उस क्लास में होंगे जो अभी आपको पिछले 2 दिन से मिल रही है। और ग्रामर की, पूरे ग्रामर के टॉपिक प्लस प्रैक्टिस हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि सारी चीजें आपको बेहतरीन ढंग से समझ आई होंगी। मैंने पहले लिख के रखा हुआ था ताकि आपका वक्त ज्यादा खराब ना हो। अब हम बात करते हैं इंग्लिश पे। आ जाइए, इंग्लिश ग्रामर को शुरू करने का प्रयास करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है। चलिए देखिए, इंग्लिश की जहां भी बात आती है ना, आमतौर पे राजस्थान के जो बच्चे हैं उनमें बहुत बड़ा डर होता है इंग्लिश को लेकर, है ना। इंग्लिश से एक डर रहता है और बहुत सारे लोगों को लगता भी है कि शायद मैं इंग्लिश कभी कर ही नहीं पाऊंगा, इंग्लिश मेरे से हो ही नहीं पाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है इंग्लिश के साथ। समस्या ये है, प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं, मेरे साथी जो यहाँ जुड़े हुए हैं इस क्लास के माध्यम से, वो इंग्लिश को एक विषय की तरह पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसको रटने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आप लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि इंग्लिश को आप एक विषय की तरह रटने का प्रयास मत करें। इंग्लिश को भाषा की तरह पढ़ें। इंग्लिश एक भाषा है। जिस तरीके से हम जो भाषा बोलते हैं, जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, आप सारे साथी भी राजस्थान से बिलोंग करते होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। हो सकता है कोई साथी बाहर से भी जुड़ा हो, लेकिन ज्यादातर लोग मेरे ख्याल से राजस्थान से ही रहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो राजस्थान के जो लोग हैं, जैसे राजस्थानी भाषा बोलते हैं, है ना, हालांकि राजस्थानी के भी कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पे जो राजस्थानी भाषा बोलते हैं, आपने नोट किया होगा कि एक शब्द के कई मीनिंग निकाले जा सकते हैं। एक शब्द के कई मीनिंग निकाले जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो शब्द प्रयोग कैसे हो रहा है वाक्य में। उसी तरीके से इंग्लिश भी भाषा है। आप किसी भी शब्द को रट नहीं सकते। आप रट नहीं सकते कि आपने कोई शब्द, जैसे मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा, मैंने कहा आप मुझे बताइए कि प्लेइंग क्या है ना। यहाँ मैंने कहा प्ले क्या है बताइए, तो आपने रट लिया, आपने कहा सर प्ले तो वर्ब होता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है कि प्ले वर्ब हो। प्ले जो है वो अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग काम कर सकता है। क्या आपको पता है कि प्ले के साथ आईएनजी जोड़ दिया जाए तो प्ले किसका काम कर सकता है? सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है, यानी नाउन का काम भी कर सकता है। प्ले वर्ब का काम भी कर सकता है ना। प्ले जो है वो इन्फिनिटिव का काम भी कर सकता है यदि इसके पीछे टू जोड़ दिया जाए। मैं जो बात कह रहा हूं हो सकता है आपको समझने में थोड़ी अजीब लगे, मुश्किल लगे, चिंता मत करें। ये मैं अभी चर्चा करने मैंने शुरू नहीं की, मैंने एग्जाम्पल बताया है कि आपको रटने का प्रयास नहीं करना, इंग्लिश को समझने का प्रयास करना है। कई डायमेंशंस हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं, कई अर्थ हो सकते हैं एक ही शब्द के किसी भाषा में। तो इंग्लिश को हमें कैसे पढ़ना है? भाषा की तरह पढ़ना है। और जब हम भाषा की बात करते हैं ना साथियों, तो भाषा की जब बात करते हैं तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है साउंड। क्या होती है? वो होती है साउंड। इंग्लिश आप हेडिंग डाल लीजिएगा, इंग्लिश। और इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। क्या है भाई? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज किससे बनती है? आपके सर लैंग्वेज होती है ध्वनि से। कोई भी चीज हम बोल रहे हैं, है ना, हमारे विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं बोलकर, वो भाषा है। अब बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई आप कहेंगे सर ध्वनि होती है ना। मैं कहूं कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है साउंड। सबसे छोटी इकाई जो है लैंग्वेज की, कोई भाषा जिससे बनती है ना, भाषा को बनाने में सबसे छोटी इकाई के रूप में जो भूमिका निभाता है वो निभाता है साउंड। साउंड यानी आप कह सकते हैं ध्वनि, है ना। मैं लिख सकता हूं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। क्या है भाई साउंड? स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज, ठीक है, ऑफ ए लैंग्वेज। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। अब देखिए, ध्वनि जो है उसको हम लिख तो नहीं सकते, ध्वनि तो सुनाई देगी। अगर हमें किसी भी भाषा में किसी बोली गई बात को रिप्रेजेंट करना है, लिखित रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर अगर साउंड से अगले स्टेप पे चलें, अगर किसी ध्वनि को हमें लिखना है तो उसे हम कहेंगे, लिखेंगे किसी लेटर में।
किसमें, यानी हिंदी में कहूं तो वर्ण में। तो साउंड के बाद अगला जो चरण है, साउंड के बाद अगला जो स्टेप है भाषा का, वो होता है लेटर। किसी भी भाषा को, किसी भी बोली गई ध्वनि को यदि आप क्या करना चाहते हैं, लिखित रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लिखकर बताना चाहते हैं, तो आपको लिखने पड़ेंगे लेटर्स। लेटर्स मतलब वर्णमाला। भाषा की छोटी इकाई ध्वनि, और ध्वनि से बड़ी इकाई बनती है क्या, लेटर, यानी वर्ण, है ना। और जब हम लेटर को मिला देते हैं, है ना, जब हम लेटर्स को मिला देते हैं, वर्णों को मिला देते हैं, एक साथ ग्रुप में, समूह में वर्णों का प्रयोग करते हैं, तो वो कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, वर्णमाला। ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्णों के समूहों को क्या कहा जाता है, वर्णों के समूहों को, ग्रुप ऑफ लेटर्स को क्या कहा जाता है भाई, ग्रुप ऑफ लेटर्स को कहा जाता है सर अल्फाबेट। क्या कहा जाता है, अल्फाबेट। कंफ्यूज नहीं होना भाई, अल्फाबेट का अर्थ ही होता है वर्णमाला। कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई। शब्दों का बहुत सारे शब्दों का एक समूह वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। भाषा के बाद ध्वनि, ध्वनि के बाद लेटर्स, और लेटर्स के ग्रुप को कहते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट में आमतौर पे दो तरीके के शब्द आपको मिल सकते हैं, शब्द माफी चाहूंगा, गलत प्रयोग कर रहा हूं। दो तरीके के लेटर्स आपको दिखाई देते हैं, दो तरीके के वर्ण हमें दिखाई देते हैं। किसमें, वर्णमाला में। कुछ वर्ण स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं। इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है। इंग्लिश की जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट में दो तरीके के लेटर्स आपको दिखाई देंगे, कुछ वाउल्स, कुछ कॉन्सोनेंट्स, है ना, कुछ वाउल्स, कुछ कंसेंट्स। ध्यान से सुने, अल्फाबेट में दो तरीके के लेटर्स हो सकते हैं। कौन कौन से भाई, वाउल्स, है ना, स्वर। हिंदी में लिख देता हूं, यहाँ बहुत सारे लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजस्थान से हैं, इसलिए हिंदी में थोड़ा बताना जरूरी है। स्वर, और दूसरा कौन सा होता है, व्यंजन। व्यंजन, कंसेंट्स, इसे हम कहेंगे व्यंजन। हिंदी में लिखते समय कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थी हूं, है ना, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। हाँ, इंग्लिश में अगर किसी तरीके की आपको खामी नजर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश के शब्दों में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हम यहाँ हिंदी माफी चाहूंगा, हिंदी में कोई गलती हो तो इसलिए आप बताएंगे। इंग्लिश में कोई गलती हो तो बताएंगे, हिंदी में अगर कोई गलती हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा आपको, लैंग्वेज की छोटी इकाई साउंड से मिलकर बना लेटर, और लेटर को जब हम ग्रुप में प्रयोग करते हैं, समूह में प्रयोग करते हैं, तो बनता है अल्फाबेट। अल्फाबेट में दो तरीके के लेटर हो सकते हैं, वो वाउल्स हो सकता है यानी स्वर हो सकते हैं, कंसेंट्स हो सकते हैं यानी क्या हो सकते हैं, व्यंजन हो सकते हैं। कहानी क्लियर है। अब आप कहेंगे सर लेटर से आगे क्या बनता है। सर जब हम लेटर को मिला देते हैं, क्या कर देते हैं, जब हम लेटर्स को मिला देते हैं तो बनता है वर्ड। लेटर से क्या बनता है सर, लेटर से बनता है वर्ड, ठीक है ना, यानी हिंदी में कहूं तो शब्द। वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। आप कहेंगे सर वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, वर्णों के मेल को शब्द कहा जाता है क्या। सुने ध्यान से, मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा, मुझे आप बताइए क्या है। मैंने आपके सामने शब्द लिखा YOB, बताएं क्या ये शब्द है, क्या ये शब्द है। बहुत सारे साथी कहेंगे सर हो सकता है ये शब्द हो, लेकिन हमारे ध्यान में ऐसा कोई शब्द नहीं आया, ये कोई शब्द नहीं है, बिल्कुल ये कोई शब्द नहीं है। अगर मैं BOY लिखूं तो आपको नजर आया कि सर ये शब्द है। हम जानते हैं बॉय, है ना, ये लड़का होता है। क्या होता है, लड़का। दैट मीन हमने क्या समझा। अब देखें जो लेटर थे, जो वर्ण थे, वर्ण तो इसमें भी है, एक आपको Y नजर आ रहा है वर्ण, एक आपको O नजर आ रहा है, एक कौन सा B नजर आ रहा है, मेल तो इसमें भी हो रहा है ना। वर्णों का जो मेल है वो तो इसमें भी हो रहा है, लेकिन ये एक शब्द नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें क्या नहीं है, प्रॉपर इसका सीक्वेंस नहीं है, मीनिंगफुल तरीके से इन वर्णों को नहीं रखा गया। यानी शब्द क्या होता है, शब्द होता है किसी भी किन्हीं वर्णों का मेल, लेकिन वो मेल सार्थक होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, है ना। वर्णों के सार्थक मेल को ही क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। जैसे ये सार्थक मेल नहीं था तो ये शब्द नहीं होगा, ये सार्थक मेल था, यानी जैसे ही हमने इन शब्दों को लिखा, इन अक्षरों को लिखा, इन वर्णों को लिखा, कोई ना कोई मीनिंग निकला, इसे हम कहेंगे वर्ड। तो वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है साथियों, वर्ड की डेफिनेशन होती है मीनिंगफुल यूनिट ऑफ
लेटर्स। क्या लिखेंगे? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई? यानी वर्णों के एक सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। कहानी क्लियर हुई? बिल्कुल कहानी क्लियर हुई। जल्दी से जल्दी यहां तक छापें, कुछ एक सेकंड का आपको समय दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। जल्दी से छापें। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। आ जाइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखिए क्या समझा हमने? शब्द, वर्ड। अब आप कहेंगे ठीक है सर, वर्ड तक की कहानी हमें समझ आई। ठीक है, सबसे पहला इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज को यदि हम स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है यूनिट होती है साउंड। साउंड को यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लिखेंगे लेटर। लेटर जो होता है, लेटर के ग्रुप को, ग्रुप ऑफ लेटर्स को कहते हैं हम अल्फाबेट। अल्फाबेट में दो तरीके के लेटर्स होते हैं, वाउल्स और कंसेंट, स्वर और व्यंजन। ठीक है ना, लेटर से मिलकर बनता है वर्ड। लेकिन ध्यान रखें, वर्ड कोई तभी बनेगा जब उसका मेल सार्थक हो। दैट मीन मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द लेटर्स कॉल्ड वर्ड। मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द लेटर्स कॉल्ड वर्ड, है ना। वर्ड से क्या क्या बन सकता है? देखिए शब्द से तीन चीजें बन सकती हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करना। शब्द से तीन चीजें बन सकती हैं। पहला शब्द से बन सकता है फ्रेज। क्या बन सकता है साथियों? फ्रेज। ठीक है, क्या होता है फ्रेज? बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है सर? दूसरा इससे बन सकता है शब्द से क्लोज। क्या बन सकता है? क्लोज। ये क्या होता है? बहुत डिटेल में इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तीसरा क्या बन सकता है सर? तीसरा बन सकता है सर पार्ट ऑफ स्पीच। कौन सा? पार्ट ऑफ स्पीच। आप कहेंगे सर क्या ये वही पार्ट ऑफ स्पीच है जिनकी हम अभी ग्रामर में पढ़ने की बात कर रहे थे? एग्जैक्टली वही पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच भी बन सकता है किससे भाई? शब्द से। अब आपके दिमाग में निश्चित तौर पे आएगा सर पहले हमें जल्दी से ये बता दीजिए कि फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, फिर जल्दी से आ जाइए पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। ठीक है ना, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है जल्दी से बता दीजिए। और पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम ग्रामेटिकल टॉपिक को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहले मैं आपको फ्रेज के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं। किसके बारे में? फ्रेज के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं। फ्रेज अगर बेसिकली देखा जाए तो फ्रेज आप किसे कहेंगे? फ्रेज कहेंगे ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। हिंदी में कहूं तो शब्दों का वह समूह जिसका खुद का मीनिंग पूरा नहीं होता। विद एग्जांपल समझेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आई रिपीट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। शब्दों का वह समूह जिसका खुद का मीनिंग पूरा नहीं होता। सबसे पहले फ्रेज को लिखें, क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, विदाउट कंप्लीट मीनिंग। यानी शब्दों का वह समूह जिसका खुद का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। आप कहेंगे सर जो आपने बताया हिंदी में बताया वो तो ठीक बात, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया। चलिए एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। कहानी क्लियर है? पढ़े जरा इस वाक्य को, क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल सी बात लिखी हुई है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। ठीक बात, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम सिंपल मैंने सेंटेंस लिखा है, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। अब एक मैं आपके सामने कुछ करके आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से सुने। अच्छा, मैंने ये अगर हटाया, अगर मैं इस सन राइजेस को हटाऊं तो आप मुझे बताएं इसका मीनिंग क्या है? इन द ईस्ट का मीनिंग क्या है?
आपने सर इन द ईस्ट का मतलब पूर्व में, कौन पूर्व में, क्या पूर्व में, कहां पूर्व में? तो सर नहीं, पूरा मीनिंग तो नहीं है, बस पूर्व में लिखा हुआ है। देखिए क्या इन शब्द नहीं है, आई लेटर है, ध्यान से समझें, आई लेटर है, इन एन भी लेटर है, दो लेटर को मिलाया शब्द बना इन, टी एच ई तीन लेटर है, ये भी शब्द बना, ई एस टी ये भी एक शब्द है। ये शब्दों को मिलाकर एक पूरा फ्रेज बनाया गया है, लेकिन इसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है। यही तो मैंने लिखा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। समझ पा रहे हैं? शब्दों का वह समूह जिसका खुद का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता, ये क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। यानी ये जब पूरा होगा, किस तरीके से पूरा होगा? अगर मान लीजिए कि मैंने इसमें ये लिखा हुआ है द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब ये ठीक है ना? सन जो सूर्य है वो उदय होता है, कहां भाई उदय होता है? कहां, कौन उदय होता है? सन उदय होता है। अब ये पूरा है ना? अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है इन द ईस्ट, यही है इस वाक्य में क्या? फ्रेज। कहानी क्लियर हुई? चलिए एक सेंटेंस और लिख के बताता हूं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो नंबर 2, जैसे मैंने लिखा द टॉप ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो। द टॉप ऑफ माउंटेन्स, द टॉप ऑफ द माउंटेन्स, माफी चाहूंगा द माउंटेन्स लिखिएगा, द टॉप ऑफ द माउंटेन्स, द माउंटेन्स, the top of the mountains were covered with snow, with snow। एकदम सिंपल सा सेंटेंस लिखा हुआ है कि जो माउंटेन्स का टॉप है, माउंटेन्स का मतलब पर्वतों के जो चोटियां हैं, शिखर हैं, वर कवर्ड विद स्नो, बर्फ से ढके हुए हैं। ठीक है ना? माउंटेन्स के जो शिखर हैं, पर्वतों के शिखर हैं, वो बर्फ से ढके हुए हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझने का आपको प्रयास करना है। देखो, अब मैं अगर आपको ये कहूं कि आप इस टॉप ऑफ द माउंटेन्स का, टॉप ऑफ द माउंटेन्स का बाकी शब्दों को हटाकर अकेले इस टॉप ऑफ द माउंटेन्स का आपको मीनिंग निकालिए, तो क्या इसका मीनिंग है? आप कहेंगे सर इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका तो सीधा सीधा ये मतलब है पर्वतों का शिखर। पर्वतों का शिखर ये क्या कहना चाहता है? हमें कुछ समझ ही नहीं आया। समझ पा रहे हैं? अब आप ध्यान से देखें, क्या टॉप शब्द नहीं है, ऑफ शब्द नहीं है, द शब्द नहीं है, माउंटेन शब्द नहीं है, आपके आंसर शब्द है, शब्दों का ग्रुप भी है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, लेकिन इसका बाकी शब्दों के अलावा, बाकी शब्दों के बिना पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा, तो ये क्या कहलाता है? ये है इस वाक्य में फ्रेज। कहानी क्लियर हुई? यानी फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, है ना? ऐसा शब्दों का समूह जिसका खुद का कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। जैसे कि पहला एग्जांपल आपके सामने है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इन द ईस्ट का मीनिंग द सन राइजेस के बगैर नहीं था। टॉप ऑफ द माउंटेन्स का मीनिंग बाकी सेंटेंसेस के पार्ट के बगैर नहीं था। आशा करता हूं कि यहां तक की कहानी आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आई होगी। आगे बढ़ें, क्या समझा हमने? एक बार मेरे साथ रिपीट करें। मैंने सबसे पहले कहा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, और लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज, साउंड। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? साउंड होती है। साउंड से क्या बनता है? साउंड से बनता है लेटर्स। क्या बनते हैं? लेटर्स, है ना? यानी हिंदी में कहूं तो वर्ण। कहानी क्लियर है? और ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मीन, ग्रुप ऑफ लेटर मीन, हिंदी में कहूं तो शब्दों, वर्णों का जो समूह, वो क्या कहलाता है? अल्फाबेट। अल्फाबेट मीन, अल्फाबेट मीन वर्णमाला। बताएं जरा क्या? वर्णमाला। और वर्णमाला में दो तरीके के लेटर्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स इन अल्फाबेट। अल्फाबेट में दो टाइप के लेटर होते हैं। फर्स्ट वन वाउल्स यानी स्वर, सेकंड वन कंसेंट्स यानी व्यंजन। कहानी क्लियर हुई? भाषा, भाषा की छोटी इकाई साउंड, साउंड से बना अल्फाबेट, अल्फाबेट को मिलाया तो क्या बना? माफी चाहूंगा, साउंड की छोटी इकाई लेटर, लेटर को मिलाया तो अल्फाबेट, अल्फाबेट में दो प्रकार के लेटर्स, वाउल्स और कंसेंट्स। ठीक है ना? जब हमने लेटर्स को मिलाने की बात की तो लेटर से बनता है वर्ड, लेकिन वर्ड क्या होता है? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर यानी
वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। सार्थक का मतलब उसका कोई ना कोई मीनिंग निकलना चाहिए। लेटर्स जब हमने मिलाए उनका जब कोई मीनिंग निकलेगा तो शब्द होगा। शब्दों से क्या क्या बन सकता है? शब्दों से तीन चीजें बन सकती हैं। शब्दों से पहली चीज बन सकती है सर फ्रेज। क्या बन सकती है? फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? मैंने कहा एक ऐसा शब्दों का समूह जिसका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, इंग्लिश में कहें तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, ये होता है फ्रेज। दूसरा क्लोज। दूसरा क्या लिखा हुआ? अब मैं दूसरे पे बात कर रहा हूं क्लोज पे। किस पे भाई? क्लोज पे। क्लोज क्या होता है ना? क्लोज क्या होता है? चलो आ जाओ, फ्रेज समझ में आ गया, क्लोज भी आपको समझ में आ जाएगा। क्लोज समझते हैं क्या होता है, ठीक है। अगली इस स्लाइड पे नीचे की तरफ लिख रहा हूं, थोड़ा समझने का प्रयास करना। आपके पास अगर नोटबुक में जगह है, आपने ऊपर फ्रेज, क्लोज और पार्ट ऑफ स्पीच का जो कॉलम बनाया हुआ है वही आप नीचे लिख सकते हैं अगर आपके पास जगह है, ठीक है ना। चलो क्लोज क्या होता है देखो। तो क्लोज की अगर बात करें ना, तो क्लोज का एक डेफिनेशन जो है वो इस तरीके से है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब। ठीक है ना, देखो ध्यान से, क्लोज का डेफिनेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट contains subject and finite verb। क्या हुआ भाई? शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ का मतलब केवल इतना सा है, शब्दों का वह समूह है ना जो लिए हुए होता है, जिसमें आपको मिलता है, क्या मिलता है भाई? सब्जेक्ट मिलता है और फाइनाइट वर्ब मिलती है। आपको सर फाइनाइट वर्ब क्या होती है? बहुत लंबी चौड़ी कहानी है साथियों। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जिरन क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होते हैं, है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। बहुत लंबी श्रृंखला है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अभी नहीं, वर्ब के टॉपिक में। अभी केवल इतना समझिए, फाइनाइट वर्ब उन वर्ब्स को कहा जाता है, उन क्रियाओं को कहा जाता है जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं। बस इतना याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा ही इज अ बॉय, है ना, ही इज अ बॉय, मैंने ही प्रयोग किया, इज आया। मैंने कहा आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, मैंने आई प्रयोग किया, एम आ गया, है ना। मैंने कहा दे आर डॉक्टर्स, दे प्रयोग किया, आर आ गया। अब आर इज एम जो बदल रहा है, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। कहानी क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, क्लोज का एग्जांपल लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल लिखा, ही हैज ए चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। ही हैज ए चेन, पहला एग्जांपल देखें, ही हैज ए chain, he has a chain which is made of gold, which is made of gold, समझ पा रही हैं आप? उसके पास एक चेन है, एक मतलब जंजीर है जो किससे बनी हुई है, उसके पास एक चेन है जो सोने से बनी हुई है। अब ध्यान से आप समझने का प्रयास करना, इस बात को समझेंगे। ये जो आपको ये चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड दिखाई दे रहा है, अब ध्यान से सुने, यहां से कवर करें इसको, यहां से, ठीक है ना। अब ये जो है ये शब्दों का समूह है ना, शब्दों का समूह है। विच एक शब्द है, देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह, इज भी एक शब्द है, वर्ब है वो अलग बात है लेकिन है तो शब्द ही, मेड वर्ब है लेकिन है तो शब्द ही, ऑफ प्रीपोजिशन है तो शब्द ही, गोल्ड नाउन है लेकिन है तो शब्द ही। ये शब्दों का समूह है, समझ पा रहे हैं? दैट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब। कंटेन्स मतलब जिनमें एक सब्जेक्ट होता है। आप ध्यान से समझें, इस वाक्य में सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? कहीं ना कहीं विच सब्जेक्ट का काम कर रहा है। चेन के लिए विच का प्रयोग किया जा रहा है, ये किसका काम कर रहा है? विच यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी ये विच कह रहा है कि ही हैज ए चेन, उसके पास चैन, एक चेन है। कौन सी चेन? जो सोने से बनी हुई है। यानी विच किसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है? विच बता रहा है चेन को, सब्जेक्ट का काम विच कर रहा है। मैंने कहा फाइनाइट वर्ब, ध्यान से समझे, फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब जो बदल जाती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये वर्ब आपको दिखाई दे रही है,
समझ पा रहे हैं ना, ये वर्ब आपको दिखा रही, यहाँ भी एक वर्ब दिखाई दे रही है आपको मेड। कहानी क्लियर हुई। ये वर्ब्स हैं, वर्ब्स मेड भी फाइनाइट वर्ब है, इज भी फाइनाइट वर्ब है, दोनों ही फाइनाइट वर्ब क्यों होती हैं बताऊंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं वर्ब के टॉपिक में। यहाँ मेरा उद्देश्य था आगे शब्द ऑफ गोल्ड, ये भी शब्द है, आपने देखा सब्जेक्ट आया, वर्ब आया और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, उसमें एक सब्जेक्ट आना चाहिए, फाइनाइट वर्ब आनी चाहिए, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्लोज। अब ध्यान से समझें क्लोज और फ्रेज में क्या अंतर है। देखिए फ्रेज में वर्ब नहीं आता, फ्रेज में वर्ब नहीं आता, फ्रेज शब्दों का समूह होता है, तो फ्रेज शब्दों का समूह तो होता है लेकिन उसमें कोई वर्ब नहीं होता। क्लोज भी शब्दों का समूह तो होता है लेकिन क्लोज में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, वर्ब फाइनाइट होना चाहिए। कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई आपके सर? बिल्कुल समझ आया। क्लोज और फ्रेज, आप ये कहना चाहते हैं कि क्लोज और फ्रेज लगभग एक जैसी चीजें होती हैं, अंतर इतना सा है कि फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्लोज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब नहीं होते, क्लोज में सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होती है। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आपको फ्रेज और क्लोज तक की कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और तीसरी जो चीज बनती है साथियों शब्द से, आप चाहें तो अलग से लिख सकते हैं, आप चाहें तो लिख लीजिए उसी जो कॉलम में हमने 3 कॉलम बनाए थे, फ्रेज, क्लोज और पार्ट ऑफ स्पीच वाले। अच्छा एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं आपको क्लोज का। जो साथी हैं, अगर किसी को समझ नहीं आया हो, मेरे साथ टेक्निकल साथी बैठे हुए हैं, तो सर का कहना है कि सर एक एग्जांपल और दीजिए बच्चों को, हो सकता है कि चीजें कम समझ आई हो। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लिख लीजिए आप, किसका? क्लोज का। देखिए, पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। पीपल हु पे देयर डेट्स, है ना, आर ट्रस्टेड, आर ट्रस्टेड। ठीक है, जो लोग अपना डेट, ऋण, डेट क्या होता है भाई? ऋण या बकाया, जो लोग अपना बकाया चुकाते हैं, अपना ऋण चुकाते हैं, वो क्या होते हैं? ट्रस्टेड होते हैं। ट्रस्टेड का मतलब, एक मिनट, ट्रस्टेड भाई, ट्रस्टेड मतलब विश्वास पात्र होते हैं, विश्वास करने योग्य होते हैं। अब ध्यान से समझें आप इस बात को। अब यहां से आप ले लें हु से, समझ पा रहे ना, हु से देखें इसको, यहां से कवर कर लें आप। अब देखो आपको समझ आ रहा है, पीपल लोग, कौन से लोग? जो, कौन से लोग? जो। हु कहीं ना कहीं किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लोग जो पे करते हैं अपना डेट मतलब ऋण, दिस इज कॉल्ड डेट, नॉट डेबिट, डेट, है ना। जो लोग अपना ऋण यानी डेट पे करते हैं, आर ट्रस्टेड, वो क्या होते हैं? विश्वास पात्र होते हैं। देखिए सब्जेक्ट आया, इसके साथ साथ क्या आया? आर, वर्ब भी आया, है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का वह समूह दैट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब, शब्दों का वो समूह जो क्या करता है? सब्जेक्ट कंटेन करता है और एक फाइनाइट वर्ब कंटेन करता है, या जिसमें फाइनाइट वर्ब और क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है? क्लोज होता है। कहानी क्लियर हुई? यहाँ सब्जेक्ट भी है, फाइनाइट वर्ब भी है, दिस इज क्लोज, ये क्लोज है। कहानी क्लियर हुई? आशा करता हूं कि फ्रेज और क्लोज के बारे में चीजें आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरीके का कोई भी संदेह रहता है तो आप मुझे बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। हमारी टीम निरंतर आपकी कमेंट देखती रहती है। अगर किसी तरीके की कोई कमी आती है तो वो हमें जानकारी देती है, और कि सर बच्चों की ये डिमांड है, यहाँ सुधार करिए, है ना। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल, मैंने जल्दबाजी में एक एग्जाम्पल लिखा था, तो मेरे टेक्निकल साथी जो हैं, टेक्निकल टीम के जो मेंबर हैं, वो यहीं बैठे हुए हैं, उन्होंने तुरंत कह दिया कि सर एक एग्जाम्पल और दीजिए। मैं भी आपको सुन रहा हूँ, समझ तो आ गया, लेकिन ठीक एक एग्जांपल और देंगे थोड़ा सा बेहतर रहेगा, तो मैंने एक एग्जांपल और दे दिया। इसी तरीके से यदि कोई डाउट हो आपको, या तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, फिर भी अगर डाउट लगता है तो आप निसंदेह कमेंट करिए, बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट करिए, मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा, या फिर अगली क्लास में उस चीज को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए तीसरी चीज क्या बन सकती है इस शब्द से? तीसरी चीज बन सकती है पार्ट ऑफ स्पीच। क्या? पार्ट ऑफ स्पीच। तीसरी चीज क्या बन सकती है भाई? पार्ट ऑफ स्पीच तीसरी चीज बन सकती है ना। शब्द से तीसरी चीज बन सकती है पार्ट ऑफ स्पीच। आप कहेंगे सर कितने होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच? काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इज 8, माफ चाहूंगा आर 8, है ना। जो पार्ट ऑफ स्पीच के जो काइंड्स होते हैं वो 8 होते हैं। 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से 8 प्रकार के होते हैं सर? पहला, सबसे पहला होता है नाउन। क्या होता है? नाउन पार्ट ऑफ स्पीच है,
पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब जब हम बोलते हैं किसी भी सेंटेंस को बोलेंगे, किसी भी चीज को बोलेंगे इंग्लिश में, तो हम इनमें से किसी ना किसी चीज का यूज करेंगे, या वो नाउन होगा, है ना, या फिर क्या होगा भाई, या फिर प्रोनाउन होगा, नाउन होगा, या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा, या होगा एडजेक्टिव्स, क्या होगा, एडजेक्टिव्स, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, या फिर एडजेक्टिव होगा, या फिर वर्ब होगा, क्या होगा, या होगा वर्ब। कहानी क्लियर है? या हो सकता है एडवर्ब, क्या हो सकता है, एडवर्ब, एडवर्ब भी हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब, या हो सकता है कंजंक्शन, क्या हो सकता है, कंजंक्शन, कंजंक्शन हो सकता है। कंजंक्शन के अलावा हो सकता है सर प्रपोजिशन, क्या हो सकता है, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन हो सकता है। प्रीपोजिशन के अलावा हो सकता है सर इंटरजंक्शन, क्या हो सकता है, इंटरजंक्शन, ठीक है ना, समझना है आपको, क्या हो सकता है सर, इंटरजंक्शन। कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई आपके सर? बिल्कुल क्लियर हुई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ये सारे टॉपिक हमें बहुत डिटेल में पढ़ने भी हैं। आज मैं इस क्लास को यहीं खत्म कर रहा हूं, हालांकि हमें लगभग आधे घंटे से कुछ समय ज्यादा हुआ है, लेकिन पहली क्लास है तो बहुत सारे साथियों की प्रतिक्रिया भी जरूरी है कि आपको चीजें कैसे समझ में आ रही हैं और क्या और बेहतर आपके लिए किया जा सकता है। कल हम ये पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, इंटरजंक्शन क्या होता है, क्या होते हैं ये शब्द, कैसे कैसे वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी पढ़ेंगे, फिर आगे के टॉपिक्स पे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के सेशन को मैं यहीं खत्म कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले मेरा एक विनम्र निवेदन, आप आराम से कॉपी पेन लेके बैठिए, चीजों को नोट डाउन करिए। पूरा इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ने वाले हैं, एक एक टॉपिक की आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। किसी भी तरीके का आपके मन में डाउट रहता है तो पहली कंडीशन तो आप कमेंट करके पूछिए हमारी टीम, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रत्येक सवाल का जवाब दिया जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो टाइप करके नहीं पूछा जा सकता, थोड़ा लेंदी है, तो आपको जो नंबर दिए गए हैं, है ना, हमारे संस्थान के उस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो आप क्लास से संबंधित चीजें पूछेंगे वो अगली क्लास में बिना आपके बताए ही खुद से उनको कवर करने का, उनको आपको दोबारा समझाने का प्रयास करूं। ठीक है, इसी निवेदन के साथ मैं आज के सेशन को समाप्त कर रहा हूं। इतने लंबे समय तक आप मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।